तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे सीबीएसई सैम्पल पेपर 2018 का एक क्वेश्चन जो कि टीएस ग्रेवाल की 2021 वाले सेशन के 45 क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। देखिए, करंट ईयर पर ध्यान दीजिए। इस बार करंट ईयर क्या है? 2018। प्रीवियस ईयर 17 हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर 19 हो जाएगा। ओके, चलिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। रिसिप्ट है, पेमेंट है। बैलेंस बीडी दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन डिफरेंट ईयर का दिया हुआ है, टोटल मिला के दिया हुआ है। डोनेशन बिलियर टेबल के लिए मिला हुआ है, यानी स्पेशल पर्पज का। एंट्रेंस फीस है। सेल्स ऑफ ओल्ड मैगजीन है। सैलरी, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, फर्नीचर, फिर 10% इन्वेस्टमेंट इसमें भी परचेज किया हुआ है, और लास्ट में बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें कहा जा रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट, ध्यान से समझिए इसको, एज एट साल के अंत में 16,200 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। अब इसमें यहां ये मेंशन नहीं है कि ये सारा का सारा करंट ईयर के लिए है या इसमें प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूडेड है। क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट। इसका मतलब साल के अंत में इतना आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब इसके अंदर पिछले साल का भी ऐड होगा अगर कुछ बचा हुआ होगा तो। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। 1200 इज स्टिल, लीजिए दे दिया साथ ही साथ। कहता है 1200 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 16-17। पिछले साल का 1200 अभी भी मिलना बाकी है। और यहां ऊपर क्या बताया था कि इस साल के एंड में, यानी करंट ईयर के एंड में टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है? 16,200। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टोटल तो इतना आउटस्टैंडिंग है साल के एंड में, लेकिन इसके अंदर पिछले साल का भी 1200 इंक्लूडेड है, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर नहीं है, ये एज एट है। इसका मतलब हमें इसमें से प्रीवियस ईयर का हटा करके करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहां देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन पिछले साल का 1500, इस साल का मिला 60,000 और नेक्स्ट ईयर के लिए मिला कितना? 1800। देखिए इसको भी समझ लीजिए, क्या बोल रहा है? कह रहा 1200, 16, 17 का इज स्टिल इन एरियर, अभी भी बाकी है। इसका मतलब पिछले साल में 1500 तो मिल गया और अभी भी बाकी है 1200। तो पिछले साल में कितना आउटस्टैंडिंग था? कुल मिला के पिछले साल में 2700 बाकी रहा होगा प्रीवियस ईयर में, क्योंकि उसका 1200 तो अभी भी बाकी है और 1500 तो मिल भी गया। तो 1500 मिल गया और 1200 अभी भी बाकी है, तो सही सी बात यह है कि पिछले साल टोटल आउटस्टैंडिंग 2700 रहा होगा, 2700 रहा होगा। खैर, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनानी है। तो हम कैसे करेंगे इस एडजस्टमेंट को? चलिए देखते हैं। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का और फिर इस एडजस्टमेंट को शुरू कर देते हैं। देखिए, टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में हमें बताया गया है एज एट 31 मार्च 2018। कितना बताया गया है? टोटल बताया गया है जी 16,200, बट इसके अंदर इंक्लूडेड होगा कौन सा? आउटस्टैंडिंग 2017 का, जो अभी भी मिलना बाकी है। 2018 के एंड में भी ये वाला मिलना बाकी है। वो कितना है जी? वो है जी कितना? 1200। इसका मतलब करंट ईयर का ओनली फॉर 2018 के लिए हमारा जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना निकल के आया? 15,000। अगर हम इसको गलत कर देंगे तो हमारा सारा आंसर गलत हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, 16,200 आउटस्टैंडिंग है साल के एंड में टोटल, और क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि पिछले साल का 1200 अभी भी मिलना बाकी है, तो ये इसके अंदर है। तो इसका मतलब करंट ईयर का जो हमारा आउटस्टैंडिंग है वो कितना है? 1500 नहीं, 1500 नहीं, सॉरी 15,000। देखिए, बार बार इस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है कि भाई पिछले साल का 1500 हमें मिला और 1200 अभी भी मिलना बाकी है। तो टोटल हमें इस साल के एंड में बताया टोटल आउटस्टैंडिंग है 16,200, पिछले साल का भी बाकी है 1200। इसका मतलब करंट ईयर का हमने निकाल लिया कितना? 15,000। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हुए ऐड करते हैं। तो यहां दिया हुआ है, देखिए
क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग भी, देखिए ये लिख करके यहाँ दिया था, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन 16-17 का सब्सक्रिप्शन मिला 1500, 17-18 के लिए मिला 60,000 और 18-19 के लिए मिला इतना। तो इस बार सीधा करंट ईयर का ले लेते हैं, 60,000 है और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने निकाल लिया कितना है 15,000, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 75,000। यहां पर लिख लेते हैं बाय सब्सक्रिप्शन हमें जी टोटल जो मिला है वो मिला है कितना, हमें मिला है इस साल में हमें मिला है जी 60,000 प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने कैलकुलेट किया है वो कितना है 15,000। सो हमारा इस साल के लिए मिलने वाला सब्सक्रिप्शन हो गया, यानी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हो गया 75,000। सो सब्सक्रिप्शन हमने कर लिया। अब हम देख लेते हैं कि आगे क्या क्या आएगा। डोनेशन बिलियर टेबल के लिए इसमें नहीं आएगा, कैपिटलाइज इनकम हो गई। एंट्रेंस फीस ये तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए। ओके, एंट्रेंस फीस कितनी है 1100, ये हमारे लिए क्या है नॉर्मल इनकम है। और इससे रिलेटेड हमें कुछ दिया है क्या, हमने देखा था अभी क्वेश्चन में, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं था, तो इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मल इनकम में। और फिर सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन ये भी हमारी नॉर्मल इनकम है। चलिए इन दोनों को लिख लेते हैं, फिर बाकी के एडजस्टमेंट भी देख लेंगे। लिख लेते हैं बाय एंट्रेंस फीस हमें मिली है जी 1100, और बाय क्या था, हमने ओल्ड मैगजीन को सेल किया था, बाय सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन इनको हमने बेच दिया है जी, इससे हमें इनकम मिली है कितनी 450 की। चलिए बाकी के एडजस्टमेंट देखते हैं अभी पहले। अब देखिए एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगिनिंग में 3000 वैल्यू है और एंड में कितनी वैल्यू है 4500। मतलब स्पोर्ट्स मटेरियल की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों वैल्यू गिवन है, और हम यहां देख रहे हैं तो स्पोर्ट्स मटेरियल हमने 11,500 परचेज भी किया है, तो जिस आइटम का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया हुआ है इसकी क्या निकालनी होती है कंजम्पशन, और ये क्या है कंज्यूमेबल आइटम। तो क्या करेंगे, इसका कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके ओपनिंग वैल्यू को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग वैल्यू को लेस कर देंगे। कहां करेंगे ये काम, हम करेंगे एक्सपेंडिचर वाली साइड में। क्या लिखेंगे, टू कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। पहले क्या देखेंगे कि भाई पेमेंट कितनी की, या परचेज कह लो आप, क्योंकि बाकी आइटम तो इसमें हमें गिवन नहीं है। तो हमने इसके लिए पेमेंट की 11,500, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक इसका और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक इसका। चलिए जी, ओपनिंग स्टॉक हमने अभी देखा था कितना था 3,000, और क्लोजिंग था हमारे पास इसका 4,500। तो चलिए ये आ जाएगा आपका 10,000 निकल गई क्या कंजम्पशन किसकी, स्पोर्ट्स मटेरियल की। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें दिखाई दे रहा है, डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर के ऊपर 10%। ओपनिंग का कोई फर्नीचर नहीं था, यानी अभी जो खरीदा है सिर्फ उसी के ऊपर लगेगा। फर्नीचर हमें दिखाई दे रहा है 20,000 का, हमने अक्टूबर में परचेज किया था, कितना परसेंट डेप लगाना है 10%। सो 20,000 का 10% हुआ 2,000, और उसको 6 मंथ का बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,000। और इसको हम कहाँ लिख देंगे, इस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके कहाँ लिखना है हमें, एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं। चलिए, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कैसे निकाला हमने, 20,000 का फर्नीचर था, 10% डेप लगाना था, 6 महीने का डेप लगना था, तो ये आ गया था जी कितना 1,000। चलिए बाकी की चीजें देख लेते हैं। अब बाकी की चीजों में हमारे पास बैलेंस दिया हुआ है कैश का, ये तो एसेट है, कहीं भी नहीं आएगा क्योंकि बैलेंस शीट हमें बनानी नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहीं भी नहीं आएगा। फिर सब्सक्रिप्शन डोनेशन ये तो सब हम कर चुके हैं। अब चलते हैं पेमेंट साइड में। सैलरीज नॉर्मल खर्चा है, आएगा, पोस्टेज भी आएगा और रेंट भी आएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी भी आएगी। स्पोर्ट्स मटेरियल हमने कर लिया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी आएगा, फर्नीचर एसेट है। इन्वेस्टमेंट पर देखिए इंटरेस्ट हो सकता है, बाकी का कर लेते हैं फिर इन्वेस्टमेंट को देखेंगे। सो यहां लिख लेते हैं पहले सैलरी टू पोस्टेज, फिर हमें दिखाई दिया था रेंट
और फिर हमें दिखाई दी थी क्या, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सैलरी का हमारा अमाउंट था 31,500, पोस्टेज का हमारा अमाउंट था 1,250, और उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे पास ये दे रखी थी जी कितनी, 14,000 की, और रेंट दिया हुआ था कितना, 9,000। चलिए ये सारे आइटम हम लोगों ने कर लिए। अब हम चलते हैं किस पर, अभी क्या बच गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसको भी लिख लेते हैं। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट को देख ही लेते हैं अभी पहले। इन्वेस्टमेंट कितना है, 70,000। 70,000 का 10% हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और ये हमने देखिए कब किया था इन्वेस्टमेंट, 1 अक्टूबर को। इसका मतलब 70,000 का 10% 7,000 हुआ। 6 महीने का बनाएंगे तो 3,500 की हमें इंटरेस्ट मिलनी चाहिए, जो कि कहीं भी हमें मिला नहीं है। इसको भी लिखेंगे तो 2 आइटम हमारी यहाँ बच गई, एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस हम एक्सपेंडिचर में लिख देंगे, और इसका इंटरेस्ट। बाकी फर्नीचर आना नहीं है, एसेट है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा, और बैलेंस शीट भी नहीं आएगा। सो यहाँ लिखते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हमने देखा तो ये है 3,100 के। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट मिलना था, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हमें मिला कितना, कुछ भी नहीं मिला भाई, कुछ भी हमें रिसीव नहीं हुआ। ठीक है जी, तो इसका इंटरेस्ट हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारा था कितना, 70,000 का। 70,000 का इन्वेस्टमेंट था, इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, और वो भी 6 मंथ के लिए। तो ये आया जी कितना, 3,500, और हमें मिला बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, इस साल का एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है जी, इस साल का कितना हुआ, 3,500, और ये हमारी इनकम में आ गया क्योंकि इस साल का है। तो बाकी अब इसका हम क्या कर देते हैं, टोटल सारे आइटम हमने कर लिए हैं, तो टोटल करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसका टोटल कर लेते हैं, 75,000 तो ये अकेला ही है, 75, 76, 76 और 3 79, हाँ जी ये हो गया 80,050। 80,050 इसमें से ये सब आप घटाओगे तो आपका सरप्लस आ जाएगा कितना, ये सरप्लस आएगा जी आपका हाँ जी 10,200। ओके, चलिए ये क्वेश्चन हमने फिनिश कर दिया। तो अब इसके अब करते हैं, ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन in respect of certain items of a sports club, show these items in the income and expenditure account और बैलेंस शीट। दोनों चीजें मांगी है। हमारा करंट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 में। स्पोर्ट्स फंड लिखा हुआ है 3,50,000 का, लायबिलिटी में आता है। इन्वेस्टमेंट है सेम, ये एसेट्स में आएगा। इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड इनकम है, इसमें ऐड करेंगे। डोनेशन स्पोर्ट्स फंड का इसी से रिलेटेड है, इसी में ऐड करेंगे। फिर स्पोर्ट्स प्राइज आपने अवार्ड किए, इसी में से लेस करेंगे। खर्चा स्पोर्ट्स इवेंट के ऊपर आपने किया, इसी में एडजस्ट करेंगे। फिर जनरल फंड, देखिए ये जनरल फंड किसी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं होता, इसको लायबिलिटी में लिखेंगे, लेकिन ये फंड किसी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं बनाया जाता, लायबिलिटी में आएगा 8 लाख। फिर ऐसे ही इन्वेस्टमेंट, ये भी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, ये भी एसेट में आएगा 8 लाख, ये लायबिलिटी में, फंड और इन्वेस्टमेंट एसेट में। फिर लिखा हुआ इंटरेस्ट जनरल फंड के ऊपर, जनरल फंड जो इन्वेस्टमेंट था उसके ऊपर आपको 80,000 का क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो ये जनरल इंटरेस्ट है आपके लिए, क्योंकि जनरल फंड को आपने इन्वेस्ट कर दिया तो उससे मिलने वाला इंटरेस्ट भी जनरल इंटरेस्ट माना जाएगा, नॉर्मल इंटरेस्ट माना जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, इसको इस इंटरेस्ट को हम नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। और कैसे दिखाएंगे, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले स्पोर्ट्स फंड लिखेंगे हम लायबिलिटी में। स्पोर्ट्स फंड हमारा है 3,50,000 इनर कॉलम में, और स्पोर्ट्स फंड को हमने इन्वेस्ट भी किया हुआ है, वो भी कितना है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हमारा है जी 3,50,000। ओके, अब इससे रिलेटेड हमें रिसिप्ट मिली है, ऐड कर लेते हैं। इंटरेस्ट मिला है ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये हमें इंटरेस्ट मिला है जी कितना,
40,000। फिर डोनेशन भी मिला इसी से रिलेटेड, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स, हाँ जी स्पोर्ट्स के लिए आपको डोनेशन मिला, तो उसको हमने इसमें ऐड कर दिया और ये डोनेशन हमें मिला है कितना, 1,50,000। फिर आपने क्या किया, स्पोर्ट्स के प्राइजेज आपने डिस्ट्रीब्यूट किए, तो उससे से रिलेटेड खर्चा है उसमें ही एडजस्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ आपने स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड और जो भी एक्सपेंसेस थे वो भी आपने कर दी, इसमें से घटा देंगे स्पोर्ट्स के एक्सपेंसेस। ये हैं जी कितने, 40,000। फिर हमने क्या देखा था, देखिए ये तो सब इसी से रिलेटेड हो गया, इसी से रिलेटेड हो गया तो इसको चलिए बाहर लिख देते हैं। ये 350 में 40 ऐड करना है, ये 40 लेस भी करना है, कैंसिल हो गया। ये हमारा है 1,50,000 और ये है कितना हमारा 1 लाख। स्पोर्ट्स के जो प्राइस हमने डिस्ट्रीब्यूट किए वो है जी 1 लाख, तो ये बचेगा यहाँ 50 प्लस में, तो ये आ जाएगा जी 4 लाख, 4 लाख है। ओके, तो स्पोर्ट्स फंड हमारा आ गया 4 लाख। अब जनरल फंड की बात करते हैं। जनरल फंड हमने देखा था, जनरल फंड हमें क्वेश्चन में दिखाई दिया था, कितना दिया था उन्होंने, 8 लाख। तो ये जनरल फंड है, इसको नॉर्मल लायबिलिटी में हमने लिख दिया क्योंकि फंड तो सारे यहीं आते हैं। अब हमने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 8 लाख का ही, ये भी जनरल इन्वेस्टमेंट हो गया। तो अगर इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ इनकम मिलती है तो वो जनरल फंड में ऐड नहीं की जाती, क्योंकि जनरल फंड बाकी फंड से अलग होता है, वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं होता। तो उससे मिलने वाला जो भी इंटरेस्ट होता है उसको क्या मान लिया जाता है, एक नॉर्मल इनकम मान लिया जाता है। सो इंटरेस्ट कहाँ आएगा, इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। ये जनरल फंड को अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो क्योंकि जनरल फंड जनरल पर्पस के लिए है तो उसके लिए किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट भी जनरल पर्पस के लिए हुआ, तो उससे मिलने वाला इंटरेस्ट भी जनरल हुआ, यानी रेवेन्यू नेचर का हुआ। सो उसको कहाँ दिखाएंगे हम, इनकम में दिखाएंगे। यानी बाकी फंड की तरह जनरल फंड पर ये जो रूल हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग के, वो जनरल फंड पर, जनरल रिजर्व पर एप्लीकेबल नहीं होते। इसलिए इसके ऊपर मिलने वाला, जनरल इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो इनकम में गया, और स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड जो भी खर्चे इनकम थे वो सारे उसी में एडजस्ट हो गए। होप आपको ये सभी क्वेश्चन आज समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।